कैसा माहौल है फिर? पढ़ने का मन कर रहा है? जल्दी जल्दी हम लोग कवर करते हैं। समथिंग स्टोर्डन न्यूज से थोड़ा सा रह गया था। कल के न्यूज में था। एक दिन और हम लोग डिस्कस किए थे कि मैरिटल रेप को लेके देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट। मैरिटल रेप, जैसे जो रेप का केस होता है दैट इज द सेक्शन 375 आईपीसी में है। और यहाँ पे होता है कि अगर हस्बैंड होगा इन द केस देयर विल बी द एक्सेप्शन। ओके। अभी पहले जो आईपीसी को हमने बदल के अभी भारतीय न्याय संहिता किया है। पहले आईपीसी था इंडियन पैनल कोड, बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो हिंदी में नाम बदल दिया। हमने पढ़ा था ना, 3 एक्ट को 3 तरीके से बदला। क्या था? एक तो इंडियन पैनल कोड को भारतीय न्याय संहिता, और इंडियन एविडेंस एक्ट उसको भारतीय न्याय साक्ष्य संहिता, और एक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। यही था ना? भूल जा रहा है? कई बार मैंने डिस्कस किया है। श्रेया याद था? ये तीनों कोड भूल गया था? अभी हम लोग एक दिन पढ़े थे कि जो हमारा जितना भी कानून है, जैसे एक तो कॉन्स्टिट्यूशन मेन लॉ है, लेकिन छोटी छोटी चीजें जो होती है ना कि किसके लिए क्या पनिशमेंट मिलेगा, कैसे प्रोसेस फॉलो होगा, और एविडेंस को कैसे हम लोग हैंडल करेंगे। 3 लॉ है। एक था पहले इंडियन पेनल कोड। यहाँ पे इंडियन पेनल कोड है। इंडियन पेनल कोड में ये डिफाइन है कि कोई भी पनिशमेंट कितना सजा होगा, कब माना जाएगा कि ये चीज पनिशमेंट है। क्लियर हो रही है? इंडियन पेनल कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में है कि अब क्रिमिनल के साथ कैसे ट्रीट आना है। होता है ना कि क्रिमिनल को के खिलाफ केस चलता है तो उसको सम्मन आता है, फिर पुलिस स्टेशन में वो आते हैं, फिर कोर्ट में जाते हैं, गवाही होती है, सब प्रोसीजर चलता है ना। जो क्रिमिनल इंडियन पेनल कोड है उसमें सिर्फ ये लिखा है कि कोई अगर क्राइम किया तो उसका सजा क्या होगा। कि जैसे चोरी किया तो चोरी क्या माना जाएगा कि दूसरे का बिना पूछे सामान आप लेके गए और उसका कॉस्ट आपने ले जाके बेचा या वो कॉस्टली है तो ये चोरी माना जाएगा। तो इंडियन पेनल कोड में लिखा होगा अगर चोरी में आप पकड़े जाते हैं तो सजा हो जाएगी कि 2 साल 3 साल, ये लिख दिया गया। लेकिन उसके बाद चोरी में आपका सजा तो जब फाइनल प्रूफ होगा तब ये काम आएगा ना। उसके पहले तो प्रोसीजर चलेगा कि किस तरीके से जो क्रिमिनल है उसको किस तरीके से सम्मन भेजना है, कैसे कोर्ट में पेश करना है, उसको अगर कुछ दिन के लिए पुलिस कस्टडी में रखते हैं तो किस तरीके से ट्रीट करेंगे, ये सब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में होगा। ठीक है। फिर होता है कि जब आप क्राइम होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करता है तो क्या होता है उसके बाद, वो क्या एविडेंस इकट्ठा करते हैं प्रूफ करने के लिए। तो एविडेंस को किस तरीके से रखा जाएगा, क्या एविडेंस मान्य है नहीं है, जैसे हो गया कि व्हाट्सअप मान्य है कि नहीं, जो आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करते हैं वो मान्य है कि नहीं। ठीक है ना? तो इंडियन एविडेंस एक्ट 3 था, 3 से पूरा डीलिंग होती है। उसको बीजेपी ने हटा के अभी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने हिंदी में नाम रख दिया है। इंडियन पेनल कोड को भारतीय न्याय संहिता रख दिया। एक दिन समझाया था, फिर आज लिख देता हूं। जो इंडियन पेनल कोड है, ये व्हाइट कैसे हो गया? इसका नाम अभी बदल के रख दिया भारतीय न्याय संहिता। पेनल कोड का मतलब क्या पेनाल्टी लगेगी। पेनल का मतलब यही होता है ना, पेनाल्टी। न्याय का मतलब आपने क्या क्राइम किया है, सजा मिलेगा तभी तो न्याय मिलेगा। तो एक कोड ये हो गया। इंडियन पेनल कोड पहले था, ब्रिटिश के टाइम से ही चला आ रहा था। अभी गवर्नमेंट ने चेंज करके कुछ सेम चीज को भी इन्होंने लिख दिया है हिंदी में या इस वाले में। वैसे नाम भले इन्होंने भारतीय न्याय संहिता रखा है लेकिन अंदर सब कुछ इंग्लिश में है जो डिफिनीशन। लेकिन इसको भी लेके साउथ के स्टेट्स हैं वो विरोध कर रहे थे कि भारतीय न्याय संहिता हमको नहीं समझ में आता है, इंडियन पेनल कोड असली ही वाला रहना चाहिए। ठीक है। तो एक लॉ इसमें है, लिखा रहेगा कि किस क्राइम के लिए क्या पनिशमेंट होगा। ठीक है। अब क्रिमिनल के साथ वो टोटल जो प्रोसीजर चलेगा इन्वेस्टिगेशन, उसमें किस तरीके से हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, दैट इज द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर।
इसको अभी जो न्यू नाम दिया है उसमें नाम दिया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, इसमें प्रोसीजर फॉलो करने का टोटल दिया गया है कि अगर किसी माइनर गर्ल्स है तो उसके साथ कैसे ट्रीट करेंगे, माइनर अगर चाइल्ड है तो उसके साथ कैसे ट्रीट करेंगे, वीमेन है तो कैसे ट्रीट करेंगे, अलग अलग होगा ना प्रोसीजर। ऑल दैट हैज बीन रिटन हियर। मनमानी तो चलेगा नहीं पुलिस का, सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा लॉ को। एंड जो तीसरा है उसका नाम है इंडियन एविडेंस एक्ट। भारतीय साक्ष्य संहिता। हो गया। एविडेंस कि क्या एविडेंस में लिया जाएगा, होता है ना कि कोई कोई चीज एविडेंस में नहीं लिया जाता है। जैसे आप व्हाट्सएप पे क्या लिख के मैसेज टेक्सटिंग करते हैं, हो सकता है कि वो नहीं लिया जाए। वो प्रॉपर तरीके से एक रूल को फॉलो करेंगे, किस तरीके से आपको रखना है। हो सकता है कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, दूसरे मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे आपका कॉल आ रहा है, आपने एविडेंस के लिए रिकॉर्ड करा, रिकॉर्ड अपने नहीं दूसरे मोबाइल से कर रहे हैं, हो सकता है वो मान्य ना हो। आप व्हाट्सएप कॉल को निकलवा के ला रहे हैं, हो सकता है वो मान्य हो या ना हो। ये मान्य है कि नहीं है, कैसे एविडेंस, क्या प्रूफ, किस तरीके से रखना है। वीडियो जैसे होता है कि जैसे मानिए कोई कहीं पे क्राइम घटा तो तुरंत उसको सील कर दिया जाता है कि छेड़छाड़ ना हो, किस तरीके से आपको उठाना है, ये सब फॉलो करते हैं हम। दैट विल बी फॉलोड बाय द इंडियन एविडेंस एक्ट। क्या क्या हम उसमें एविडेंस के जैसे सबमिट करेंगे, दैट ऑल कम्स अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, क्लियर हो रही है ये चीजें कि तीन लॉ क्या है, इंडियन पेनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। अब यहां पे ये तीनों कोड समझ में आ रहे हैं। अब इंडियन पेनल कोड में ये डिफाइन था कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स में कोई मेल एंड फीमेल जाते हैं और अगर कंसेंट नहीं है तो रेप यही होता है, दैट इज द केस ऑफ द रेप। वहां पे था कि वहां पे एक्सेप्शन है, कोई भी अगर मेल या फीमेल को फोर्स करता है फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, दैट विल कम अंडर द रेप। लेकिन इसमें एक्सेप्शन था, सेक्शन 2 में लिखा था अगर वो हस्बैंड होगा और उसकी वाइफ है तो दैट विल नॉट कंसीडर अंडर द रेप। लेकिन उसमें एक था कि वो जो वाइफ होनी चाहिए वो 15 साल से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो पुराने वाले एक्ट में था, इंडियन पेनल कोड में। अभी सुधार किया, क्योंकि अगर एज लिमिट से क्या लेना है, अगर एज लिमिट अगर 18 ईयर्स हो, 20 ईयर्स हो, फोर्स सेक्स तो फोर्स ही होता है, तो वहां पे अभी काफी इसका क्रिटिसिज्म होता था कि ये एक्सेप्शन होना ही नहीं चाहिए। पहली बात, एक्सेप्शन के कारण आप इम्प्यूनिटी देते हैं, छूट देते हैं। तो यहाँ पे था कि इन्होंने सुधार किया, जो अभी का एक्ट बदला है, बीजेपी की गवर्नमेंट ने बदला है, उसका नाम दिया भारतीय न्याय संहिता। इसमें जो 15 ईयर्स वाइफ का एज था उसको बढ़ा के इन्होंने 18 ईयर्स लिख दिया है। ओके, तो यहाँ पे कहीं पे है 18 ईयर्स, यहाँ पे एज को बढ़ा दिया है, विल बी नॉट कंसीडर एट द रेप। अब यहाँ पे बहुत बहसबाजी चल रहा है। बहस ये चल रहा है कि कोर्ट कह रहा है कि ये तो इनइक्वालिटी है ना, मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन्स के खिलाफ आप दो लॉ बना रहे हैं। सेम चीज के लिए आप अगर हस्बैंड वाइफ है तो कह रहे हैं कि रेप नहीं होगा, और अगर नॉन मैरिज है, मैरिज नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि दैट विल बी कंसीडर एट द रेप। ठीक है, तो इसी को लेके हो रहा है कि दिस इज अगेंस्ट द आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है, राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, हम लोग पढ़े। अब यहाँ पे है कि गवर्नमेंट का जो लॉजिक है वो क्या, गवर्नमेंट का है कि जो शादी का रिलेशन होता है वो 4 वॉल्स के अंदर में होता है ना, वहां पे नन कैन इंटरफेयर। तो ये गवर्नमेंट कह रही है कि झूठे आरोप लगने लगेंगे, प्रूफ थोड़ी हो पाएगा, छोटी छोटी बातों के लिए ये आरोप लगेगा। और गवर्नमेंट ये कह रहा है कि हमारे पास अभी नॉर्मल जो रेप केस हो रहा है उसको तो कन्विक्ट कर ही नहीं पा रहे, सोर्स नहीं है ना, रिसोर्स। इतने पेंडिंग केसेज हैं ऑलरेडी, 4 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग केस इस समय है। अगर ये भी ऐड कर दे तो और पेंडिंग केस हो जाएगा, तो दैट विल बी नॉट, मतलब पॉसिबल, फिजिबल नहीं है, मतलब फिजिबल नहीं है।
दूसरा चीज ये है कि ये कह रहे हैं कि जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है वो खराब हो जाएगा, कि मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है उसमें मिसयूज होने लगेगा, दैट इज द थिंग। साथ साथ ये भी लिखा है कि मैरिज के केस में है लेकिन इंटीमेट, अदर इंटीमेट रिलेशन में नहीं है। इंटीमेट रिलेशन का मतलब जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप में है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, इस केस में भी दिस विल बी कंसीडर एज द रेप, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बात हो रही कि आप आर्टिकल 14 को आप वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं मैरिज एंड द नॉन मैरिज में, ठीक है, एक्सेप्शन देके। वन थिंग इज दैट, ठीक है, ये सब चीजें हैं कि मतलब हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन होता है, दैट इज बेस्ड ऑन द रीजनेबल सेक्सुअल एक्सेस, ओके, दैट हैज बीन गिवन हियर। यहाँ पे राइटर ये भी कह रहे हैं कि व्हाट इज द रीजनेबल सेक्सुअल एक्सेस, वो भी डिफाइंड, वो भी एक तरीके से क्लियर नहीं है, व्हाट इज मीन बाय दिस, ओके। मतलब आप मैरिज के रिलेशन को इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते द वे इट हैज बीन डिफाइंड। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जैसे अगर हस्बैंड और वाइफ हैं और हस्बैंड क्या करता है कि कार लेके वो अगर वाइफ के नाम से है कार, और हस्बैंड चुपके से ले जाके बेच आता है बिना कंसेंट लिए, तो चोरी होगा ना, दैट इज चोरी। यही चोरी तो हस्बैंड वाइफ से थोड़ी होता है, कंसेंट है किसके नाम से है। आप अगर जाके केस करते हैं, हस्बैंड भी जाके केस करता है कि मेरे नाम पे है, वाइफ ने बिना पूछे बेचा है या हस्बैंड ने बिना पूछे बेचा है, तो ये थोड़ी देखेंगे कि मैरिड है कि नहीं मैरिड है, ये देखेंगे कि चोरी हुआ है, दैट इज द केस। तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल वो दिया है, ओके। अभी तक समझ में आ रहा है क्या डिबेट चल रहा है? लास्ट में डिबेट ये चल रहा है कि अब हो रहा है कि जुडिशरी कह रही है कि मैरिटल रेप को आप क्राइम बनाइए, गवर्नमेंट नहीं बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये डिस्कस हो रहा है कि जो 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट होता है, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, यही होता है। तीनों का सेपरेशन ऑफ द पावर है, किसके पास कितना पावर साफ साफ डिफाइन है। जुडिशरी का काम है कि लॉ बना हुआ है उसको पढ़ के बताना कि लॉ सही है कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है कि नहीं, ये है ना। ये थोड़ी है कि किस पे लॉ बनाना है कि नहीं बनाना है, ये तो लेजिस्लेचर का है ना, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो आप अगर कोर्ट बार बार ये कह रहा है कि आप ये लॉ बनाइए, इसको लीगल बनाइए, तो वो किसके डोमेन में जा रहा है? लेजिस्लेचर के डोमेन में जा रहा है। ये तो काम लेजिस्लेचर का है ना लॉ बनाना। तो ये कह रहे हैं कि ये तो ठीक है, क्राइम है नहीं है, जो जस्टिफिकेशन है ये अलग बात है, होना चाहिए, लेकिन ये किसके हाथ में है? दैट शुड बी डिसाइडेड बाय द लेजिस्लेचर। वो आम जनता की सोसाइटी में जाके देखेंगे ना, वो वहां से आ रहे हैं चुन के, उनको पता है कि सोसाइटी का क्या माइंडसेट है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भले जुडिशरी अपने जगह पे राइट है, जैसे होता है ना कि घर में लड़ाई चल रहा है किसी बात को लेके, पड़ोसी आपके उसके बारे में राय दे रहा है, तो लोग कहते हैं ना ये हमारा मैटर है ना, आप क्यों दे रहे हैं, भले हम गलत हैं, बाहरी क्यों बोलेगा, होता है ना ऐसा कि लाख हम गलत हैं लेकिन बाहरी नहीं बोल सकता, दैट इज द थिंग। यहाँ पे यही बात हो रही है कि लाख बनाना चाहिए, लाख जस्टिफिकेशन है, बट दिस इज नॉट विद इन द डोमेन ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी का केवल काम है कि जब लॉ बन जाए तो उसके बाद उसको पढ़ के उस पर सजा सुनाना है, और दूसरी चीज है कि लॉ जब बने तो ये देखना है कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है कि नहीं, दैट इज द मेन थिंग। क्लियर हो रही है? तो यही लास्ट में यहाँ पे डिस्कस है। आगे बढ़े। Next important news is the on the castious provision in the prison manuals। तो ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़े हैं? दैट इज द, इससे क्या क्या वायलेट हो रहा है? आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 राइट टू इक्वालिटी, ये सब है। तो वेरी स्पेसिफिक आर्टिकल 14 इस पे हो रहा है। जो केस का नाम है, केस का नाम है सुकन्या संथा केस। जो PIL लेके होता है ना कि कोई भी गलत काम हो रहा है तो एक आदमी लेके जाएगा ना अपना, तो इसमें सुकन्या संथा PIL के थ्रू गए हैं और उन्होंने कहा है कि ये जितना भी चीजें हो रहा है, मैनुअल जितना भी बना हुआ है, मैनुअल के हिसाब से काम होता है। अब यहाँ पे है कि मैनुअल में ये लिखा हुआ है कि जो जिस हिसाब से रहेगा कास्ट के हिसाब से, कि इस कास्ट से हम सफाई दफाई का काम करवाएंगे, सफाई दफाई का काम इसको देंगे जो लोअर कास्ट है, और खाना बनाने का काम अपर कास्ट का। दिस इज द थिंग।
तो ऐसे में आप क्या कर रहे हैं, इनइक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं। दूसरी चीज, आप जब ये कहते हैं कि खाना बनाने के लिए सिर्फ यही कास्ट किचन में जाएगा, तो अनटचेबिलिटी भी है ना, कि मतलब ये बनाएगा तो नहीं खाएंगे, यही हुआ ना अनटचेबिलिटी। तो कहीं ना कहीं आप आर्टिकल 18 को भी वायलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल 18 भी कहीं ना कहीं है। You are violating Article 18. 18 talks about the abolition and prohibition of the untouchability. क्लियर हो रहा है? अब ये है कि हम लोग उस दिन डिस्कस किए थे कि जो प्रिजन है वो दैट्स कम्स अंडर द स्टेट्स पावर, लेकिन प्रिजन कहीं ना कहीं एक जहां पे यूनियन गवर्नमेंट का पावर नहीं होता है लॉ बनाने का, वहां पे वो मॉडल लॉ बनाते हैं। मॉडल लॉ का मतलब वो लॉ इंप्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन उसको देख के सारे स्टेट बनाएंगे कि उनका एक जैसे टाइप का मैनुअल होता है ना, कि ज्यादा डिफरेंस ना आए, तो एक मॉडल बना दिया। आप कुछ प्रोविजन अपने अनुसार थोड़ा बहुत चेंज कर लीजिए, लेकिन मैक्सिमम मॉडल सेम रहेगा। फॉर्मेट होता है ना कि एक पैटर्न होता है, जैसे यूपीएससी का एग्जाम है तो पैटर्न है कि इस पैटर्न से होगा, उनका क्वेश्चन एक पैटर्न से आता है, पीसीएस का पैटर्न है। वैसे ही यूनियन गवर्नमेंट सिर्फ मॉडल लॉ बनाती है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मॉडल लॉ हाल ही में बनाया, 2016 में एक मॉडल लॉ बनाया था प्रीजन्स को लेके, और एक 2021 में। कहीं दिखा इसमें? अच्छा, यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट्स मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 का है, और रिसेंटली उन्होंने 2023 का बनाया है। ओके, यहाँ पे इन्होंने एक चीज और डिस्कस किया है कि अंग्रेजों के जमाने में जो ट्राइब होते थे, जैसे अंग्रेज बोलते थे कि जब ट्राइबल्स होते थे, ट्राइबल्स पे कोई लॉ रेगुलेशन नहीं था, अंग्रेज आए, हम लोगों ने देखा कि उन्होंने क्या किया, इम्पोज करना स्टार्ट किया कि आप एक जगह से दूसरी जगह घूम नहीं सकते हैं। पहले अनलिमिटेड पावर था कि कोई भी जंगल का सामान ट्राइबल्स ले ले, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाने लगा कि आप ये नहीं इकट्ठा कर सकते हैं और इस पे आपका रोक है। ठीक है, तो ऐसे में जब ये लॉ बनाते थे तो कुछ ट्राइब थोड़े सीधे साधे होते थे, वो मान जाते थे, ठीक है, लेकिन कोई कोई ट्राइब मानते ही नहीं थे। जो ट्राइब पूरा एक तरीके से विरोध करता था, उन लोगों को इन्होंने उस पूरे ट्राइब का ही नाम रख दिया क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। 1871 में अंग्रेजों ने बनाया क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में उन्होंने कुछ ट्राइब्स को इस एक्ट के अंडर में डिफाइन कर दिया कि ये जो ट्राइब होते हैं वो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं। व्हाट इज मीन बाय हैबिचुअल ऑफेंडर? हैबिचुअल ऑफेंडर का मतलब कि उसके खून में है ऑफेंड करना। ऑफेंड का मतलब क्राइम करना, मतलब वो लोग पूरे कम्युनिटी को ही उन्होंने कह दिया कि क्रिमिनल होते हैं। हो गया ना? तो उन्होंने इस एक्ट के थ्रू स्टार्ट कर दिया डिफाइन करना ट्राइब्स को अंडर द क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। एक्ट बनाया और उसके अंडर में ट्राइब्स को डिफाइन करना स्टार्ट कर दिया कि ये ट्राइब जो है दे आर द हैबिचुअल ऑफेंडर। ओके, क्लियर हो रही है ये चीजें? अब आने वाली गवर्नमेंट जो थी, हमने धीरे धीरे कहा कि ये तो आप पूरे ट्राइब को ही कह रहे हैं कि क्रिमिनल है, तो आप एक तरीके से स्टीरियोटाइपिंग कर रहे हैं ना। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है पहले से आपके दिमाग में एक निगेटिव चीज है किसी कम्युनिटी के बारे में होना। जैसे नहीं होता है कि एक निगेटिव स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है कि ग्रस्त होना। हाँ, जैसे कि होता है कि वुमेन्स आर वीक, ऐसे होता है ना, पहले से है कि और भी चीजें जो भी होती है पहले से ही है कि वीमेन शुड बी इनटू द केयरिंग सर्विसेज। जो भी होता है खाना बनाने का काम किसको होना चाहिए? वीमेन्स को। स्टीरियोटाइपिंग है। हाँ हाँ, तो एक स्टीरियोटाइप पूरी कम्युनिटी को एक एक आप ब्रश में पेंट कर देते हैं, होता है ना। तो इसके बाद गवर्नमेंट जब हम आज़ाद हुए तो हमने कहा कि अरे ये सब तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप क्रिमिनल्स टाइप एक्ट है। तो गवर्नमेंट जब हम आज़ाद हुए तो हमने इस एक्ट को बदल के इसका नाम रख दिया डी नोटिफाइड ट्राइब्स। डी नोटिफाइड ट्राइब्स। अब दिक्कत यह है कि ये जो जितने भी मैनुअल्स हैं प्रीजन्स के, वो अभी भी ये डी नोटिफाइड ट्राइब्स को मेंशन करके रखे हैं। हाँ, कि क्रिमिनल्स को ऐसा ऑफेंसिव ना रखे, लेकिन गवर्नमेंट ने वो एक्ट को इंटैक्ट रखा। ठीक है, लेकिन उनका ट्राइब्स बदल के होता है ना कि ये लोग किस ट्राइब्स के हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट, एसटी कास्ट होता है ना, तो इन्होंने कह दिया वो डी नोटिफाइड ट्राइब्स के नाम से उनको जाना जाएगा। अब दिक्कत है कि वो आपने नाम बदल दिया, लेकिन दिमाग में रहता है ना कि इसके पहले यही नाम बदल के किया गया, वो सब क्रिमिनल है। क्रिमिनलों का नाम तो चेंज कर दिया, लेकिन वो हिस्ट्री तो पढ़ते हैं ना, तो पहले से लोगों के मन में रहता है। हाँ, इलाहाबाद है,
लेकिन यहाँ पे प्रिजुडिस नहीं है, लेकिन अगर प्रिजुडिस हो किसी के कि अरे ये लोग ऐसे होते हैं, नाम बदल दिया तो क्या हो गया ना। जैसे आपने गांधी जी ने हरिजन नाम रख दिया, लेकिन जो स्टीरियोटाइपिंग है, तो स्टीरियोटाइपिंग नाम बदल देने से थोड़ी हो जाता है, वो तो आपका माइंडसेट बदलना पड़ेगा ना। आप हरिजन कहिए या विष्णु का नाम रख दीजिए, लेकिन माइंडसेट नहीं बदलेगा तो वो तो सेम रहेगा ना। इन्होंने नाम बदल दिया लेकिन माइंडसेट तो आदमी का वैसा ही है। तो कंटिन्यूसली जो प्रिजन मैनुअल्स है ना, वो इन ट्राइब्स को अभी भी क्रिमिनल के ही तरीके से देखते हैं। अब मैनुअल्स में ये साफ साफ, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला के मैनुअल्स, वहां पे इन ट्राइब्स को ऐसा काम में नहीं लगाया जाता है। जैसे आपको पता होगा कि जब आप किसी का सजा भी हो जाती है तो उसे काम करवाया जाता है। काम करवाने के लिए ऐसा नहीं है कि प्रिजन से बाहर भी कुछ काम दिए जाते हैं कि कुछ जाके वहां से खरीद के लाना है, कुछ होता है ना, ये सब सर्विस प्रोवाइड करना है, तो वो लोग इन्वॉल्व रहते हैं। तो जो मैनुअल्स इनके हैं स्टेट्स के, उन्होंने जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं उसको डी नोटिफाइड क्रिमिनल्स को ही रखा है, और उनसे ऐसा कोई भी काम नहीं करवाते हैं जिसमें प्रिजन से बाहर जाना हो या गार्डिंग का काम होता है, उसी में से गार्डिंग का भी काम किसी से लगवा देते हैं कि आसपास कुछ है जैसे होता, ऐसे तुरंत नहीं करवा देते हैं। 1-2 साल व्यवहार देखते हैं, जिसका व्यवहार अच्छा होने लगता है उसको वो लोग और कामों में लगाने लगते हैं, ताकि वो आदमी एकदम निठल्ला ना हो, किसी काम लायक ना हो कि बाद में जाए तो वो सोशल लाइफ जी ना पाए। होता है ना कि आप 10 साल तक बिना काम किए रह रहे हैं तो आपके सारे स्किल्स चले जाते हैं, एक कुंठा आने लगती है। दैट शुड बी द रिड्यूस बाय द, अगर काम में इंगेज रखा जाता है तो ये सब चीजें होती हैं। क्लियर हो रही है? अब मुझे लगा कि साउथ में इतना नहीं होता होगा, लेकिन साउथ का भी बराबर है ये सब यूज, जो मैनुअल्स का मिसयूज है एट द स्टीरियोटाइपिंग, और साउथ के भी कंटिन्यूअसली है। ओके, फिर है यहाँ पे उन्होंने जो डिफिनीशन दिया है कि एज इंडिविजुअल हु हैबिट्स ऑफ द रॉबर्स, हाउस ब्रेकर्स। अब ये जितने भी हैं कहीं ना कहीं इनका पहले से ही डिफाइंड है कि ये जो लोग होते हैं, जो नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, वो इस सब चीजों में पहले से ही उनके माइंड सेट में रहता है कि ये होते हैं रॉबर्स, होते हैं डोकैट, होते हैं एवरीथिंग दैट इज हियर ऑलरेडी मेंशन। ओके, अब यहाँ पे है कि कास्ट में बी इम्प्लॉयड एज द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ओनली व्हेन द सीक बेनिफिट विक्टिम टू द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। जैसे होता है कि अभी ये बात हो रही है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, कास्ट का तो कोई तो वैल्यू है। कौन सा एसी पीछे वाला है, बैक साइड वाला? ये फर्स्ट वाला है। ओके, तो अब कास्ट, कास्ट दो तरीके से यूज हो सकता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव, ठीक है ना। पॉजिटिव में क्या हो सकता है? हाँ, कास्ट, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, एक होता है नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जैसे वीमेंस के लिए हम सीट रिजर्व कर देते हैं कि बस में आप जाते होंगे, ट्रेन में जाते होंगे, मेट्रो में जाइए, वहाँ पे सीट होता है कि वीमेंस लिखा होता है, जो डिसेबल्ड होते हैं वो होता है, ठीक है। तो अगर आप पॉजिटिव तरीके से किसी को ट्रीट कर रहे हैं, जो पहले से नीचे उसको अपलिफ्ट कर रहे हैं, उस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन अलाउड होता है। लेकिन जो भी निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है कि किसी को ऑलरेडी नीचे है और उसको नीचे ही रख रहे हैं, इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन दैट इज नॉट अलाउड। अगर कास्ट सेंसस आप पॉजिटिव रिजर्वेशन देने के लिए दे रहे हैं या कुछ स्कीम चलाने के लिए दे रहे हैं तब तो सही है, लेकिन कास्ट सेंसस आप इसलिए करा रहे हैं कि जो लोग जिस कास्ट के हैं उन्हीं को वो जॉब दिया जाए, कि स्वीपर का काम पर्टिकुलर कास्ट को देना है, टीचिंग का जॉब पर्टिकुलर कास्ट को देना है, और आर्मी में भेजना है तो पर्टिकुलर कास्ट को भेजना है, और जितना भी ट्रेड का काम है वो किसी पर्टिकुलर कास्ट को देंगे। अगर इसलिए आप कराएंगे देन दैट विल बी नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा ना, क्योंकि आप निगेटिविटी फैला रहे हैं। जो किसी भी एक कास्ट को या कम्युनिटी को हम हमेशा दबा के नहीं रख सकते। एक अच्छा सोसाइटी होता है कि मेरिट बेस्ड सोसाइटी होता है। तो यही यहाँ पे है कि अगर कास्ट का कहीं पे भी क्लासिफिकेशन पॉजिटिव के लिए होता है देन इट इज गुड, अलाउड, कॉन्स्टिट्यूशनल है, और जहां पे कभी भी निगेटिविटी के लिए होता है तो दैट विल बी नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल और उसको परमिट नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये है कि आप इस जितने भी मैनुअल है वो कहीं ना कहीं कास्ट प्रमोट कर रहे हैं ना। आप मैनुअल इसीलिए बनवा रहे हैं कि जो उसका आप उसी से खाना बनवाएंगे जो अपर कास्ट है, उसी से स्वीपिंग का काम करवाएंगे जो लोअर कास्ट है, उसी से आप उसको आप बाहर नहीं भेजेंगे जो उस टाइप से है, डी नोटिफाइड ट्राइब और द प्रीवियसली क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ओके, तो दिस इज द, इसके कारण अब सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि
3 महीने के अंदर सबको ऑर्डर दिया है कि 3 महीने के अंदर ऑल दिस स्टेट्स हैव टू अमेंड इट्स द मैनुअल, जितना भी मैनुअल एक्ट है। ओके उसके बाद है आर्टिकल 15 भी तो साफ साफ मना करता है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स एंड द प्लेस ऑफ बर्थ। 5 चीजें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज द थिंग। ओवरऑल यही डिस्कशन है, क्लियर हो रहा है? जो हम लोग डिस्कस किए हैं वही इसमें सारा कुछ मेंशन है। एनी डाउट? व्हाट इज द म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड का कभी नाम सुना है? टीवी पे प्रचार उचार आता है? क्या होता है? एक तरीके का सेविंग्स करने का टूल्स होता है कि जैसे एक होता है, हम लोग स्टॉक मार्केट पढ़ रहे थे कि स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट पैसा लगाई। एक होता है कि कोई कंपनी ये स्टॉक मार्केट में जो भी काम कर रहा है, जैसे मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए कुछ पैसे आप मुझे दें, मैं आपको इंटरेस्ट रेट देता रहूं और मैं जो भी स्टॉक मार्केट में जैसे भी पैसा लगाना है मैं लगाऊं। म्यूचुअल फंड ऐसी ही कंपनियां होती हैं। आप देखते हो कि मुथूट है जो गोल्ड के एरिया में है, लिखा रहता है ना कि गोल्ड अगर बेचना है खरीदना है तो फाइनेंस आपको करना है तो यू गो एंड फॉर द मुथूट लाइक दैट। तो ऐसे कई होते हैं जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं। म्यूचुअल फंड्स भी रिस्की कई बार हो जाते हैं क्योंकि उसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, नहीं दे पाएगा वापस, होता है ना। तो यहाँ पे है कि पहले इसको जो रेगुलेट करता है, म्यूचुअल फंड को जो रेगुलेट करता है उस बॉडी का नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी का नाम अभी हम लोग उसमें भी देखे थे जब किसमें, अभी हम लोग इसमें देख रहे थे अदानी का बहुत बवाल चल रहा था, तो सेबी का रोल था, उसी की हेड थी, उनका उसमें वो था, वही था। तो यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है कम रिस्कियर होते हैं। 2 तरीके का म्यूचुअल फंड होता है। एक म्यूचुअल फंड है जो मैं पैसे ले रहा हूँ और मैं उस तरीके से अपना इंटरेस्ट रेट या जो भी फिक्स कर रहा हूँ जो स्टैंडर्ड स्टॉक मार्केट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसका नाम सुना होगा, बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स एंड निफ्टी 50, ये सब नाम सुना है। निफ्टी का नाम सुना होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आप न्यूज में सुनते होंगे कि गिरा है, बड़ा है, ये सब सुनते हैं। ये सब जो टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज होती हैं उनका एक लिस्ट होता है, उनका परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है, अगर अच्छा जाएगा तो ये उसका पूरा इंडेक्स बना के देते हैं। सेंसेक्स का मतलब होता है सेंसिटिव इंडेक्स। जैसे आम जनता को नहीं पता है मार्केट के बारे में, तो सेंसेक्स देख के पता चल जाएगा ना कि सेंसेक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब मार्केट टॉप कंपनियां अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। बीएससी जो सेंसेक्स है उसमें टॉप 30 कंपनीज हैं और निफ्टी में जो है नेशनल ये 50 टॉप कंपनीज हैं। अलग अलग कंपनियां हैं, कंपनियां सेम नहीं है। क्लियर हो रहा है? ये स्टॉक कैसा उनका परफॉर्मेंस है उनके स्टॉक का, उसका ये लोग इंडेक्स बना के देते हैं कि इस बार इतना फायदे में चल रहा है, इतना घाटे में चल रहा है। दैट इज द बीएससी एंड द निफ्टी। क्लियर चल रहा है? कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इनको अपना स्टैंडर्ड मार के अपना जो इंटरेस्ट रेट जो भी है वो फिक्स करते हैं, तो उसको कहा जाता है पैसिव। ये कम रिस्कियर होते हैं, कम रिस्कियर होते हैं। ओवरऑल मैंने बताया था आपको स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाना या कोई भी ये सब चीजें करना है रिस्की होता है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा फायदा होगा हमेशा घाटा होगा, दैट इज द थिंग। तो जो अगर आप टॉप इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं, टॉप कंपनीज को फॉलो कर रहे हैं, तो रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा। इन्हीं को कहा जाता है पैसिव म्यूचुअल फंड। और जो बहुत ही रिस्क और भी डिफरेंट कंपनीज है जो इनके बाहर हजारों कंपनी है ना, ये तो टॉप 50 और टॉप 30 टॉप कंपनीज हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा थोड़ी कंपनी 50 से 30 है, हजारों में है। तो आप और भी कंपनियां वो भी स्टॉक अपना निकालती हैं, आप उसमें के अनुसार अपना फिक्स कर रहे हैं या उसको आप फॉलो कर रहे हैं, देन इट विल बी द एक्टिव म्यूचुअल फंड। तो वही है कि सेबी पहले जो म्यूचुअल फंड है उस पर रेगुलेशन लगाए रखता है ना कि कितना पैसा लिया, कहाँ आप लगा रहे हैं, ताकि जो आम जनता का पैसा न डूबे, क्योंकि वो लोग आम जनता का पैसा लेते हैं। बैंक भी तो यही करता है, आम जनता का पैसा लेगा तो आरबीआई उसको रेगुलेट करता है। और भी जितनी कंपनियां होती हैं आप देखिएगा कि कई कंपनी होती हैं आपसे पैसा कहेंगे कि आपको वो गाइड करेंगे कि कैसे आपको पैसे स्टॉक एक्सचेंज में लगाना है, उसका कट ले लेती हैं 5%, 10%, 20%, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो म्यूचुअल फंड भी समझिए इसी तरीके का होता है। तो सेबी उसको रेगुलेट करता रहता है कि जो इन्वेस्टर है उसका पैसा डूबे नहीं, और ये जिस तरीके से ये लोग फॉलो कर रहे हैं कि कुछ पैसा रखें सारा पैसा ना लगाए, दैट इज द मेन थिंग। पहले ये बहुत स्ट्रिक्ट था, लेकिन जो
तो वो भी तो एक तरीके का वही है, एक बैंक, और उसके बाद वो भी म्यूचुअल फंड, ये सब चिट फंड टाइप का स्कीम चलाते थे। बैंक भी चिट फंड का काम करते हैं। चिट फंड का मतलब होता है कि आप इतना पैसा दीजिए, 2 साल में दुगुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो ये सब होता है चिट फंड, कि मतलब तुरंत आपको सपना दिखाया जाता है, आप पैसे तुरंत अपना दुगुना तिगुना करने के चक्कर में लेके भाग जाते हैं। एक दो लोगों को एक दो साइकिल में पैसा देंगे, जब वो आदमी जाके 10 से कहेगा 10 लगा देंगे, फिर उस 10 को भी दे देंगे, और फिर वो 10 जाके 100 से कहेंगे, जब ये 100-200 लगाते हैं तब भाग जाते हैं। तो ये पहले तो एक दो राउंड में तो देते हैं, ये देखिए बहुत आता है। ओके, तो पैसिव एंड एक्टिव म्यूचुअल फंड समझ में आ रहा है? ये यही है कि पहले सेबी का रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट था, अभी जो पैसिव म्यूचुअल फंड है उस पर सेबी ने अपना रिस्ट्रिक्शन थोड़ा सा कम कर दिया है। क्लियर हो रही है? दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट न्यूज जो हम लोग कवर करेंगे, हाउ हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग्स आर द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड द सस्टेनेबल फ्यूचर। निफ्टी और बीएससी समझ में आया है? वो पूरा टॉपिक है, इकोनॉमिक्स में वो पढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ आप ये समझे कि स्टॉक जो टॉप परफॉर्मिंग वो होते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 टॉप कंपनियां हैं, निफ्टी में 50 है, इसीलिए उसका निफ्टी 50 है। क्लियर है? और ये कंपनियां अलग अलग हैं, ये नहीं कि सेम कंपनी है, इसीलिए उनका इंडेक्स अलग अलग होता है। समझ में आ रहा है? दैट इज द मेन थिंग। आगे धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी थोड़ा सा बेसिक्स हम लोग समझते हैं। हाउ हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग्स आर द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग्स। हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग्स क्या होंगी? एंड सस्टेनेबल फ्यूचर्स। आप देखिएगा जितने भी बिल्डिंग आज की आ रही हैं, बन रही हैं, उसमें ही सबसे ज्यादा एनर्जी कंजप्शन होता है। एनर्जी कंजप्शन जैसे एसी का यूज हुआ, आप अपनी लाइट का यूज करते हैं, आप फ्रिज का यूज करते हैं, और भी आपके डिफरेंट अदर यूज होते हैं। ठीक है ना? तो दैट इज कमिंग फ्रॉम द दिस बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स जो है वो नियर अबाउट जो हमारे एनर्जी कंजप्शन है उसका 20% दे आर कंज्यूमिंग। कहीं पे है in India, these buildings account for the 30% of the national energy and 20% of the carbon emission. जब एनर्जी कंज्यूम करेगा तो कार्बन भी तो एमिट होगा ना, भले डायरेक्टली और द इनडायरेक्टली। डायरेक्ट ये हो सकता है कि तुरंत एसी से निकल रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ द गैसेस, आपके फ्रिज से निकल रहे हैं। इनडायरेक्टली ऐसे होगा कि आप जब बिजली पैदा कर रहे हैं तो बिजली कहीं दूर पैदा हो रहा होगा कोल पावर प्लांट में, वो कोल पावर प्लांट कर रहा होगा एनर्जी इमिशन, भले यूज तो आप कर रहे हैं लेकिन आप ही के कारण वहां हो रहा है ना, आपने इंक्रीज कर दिया अपना कंजप्शन, वहां पे एमिशन इंक्रीज हो जाएगा। तो दिस एनर्जी कंजप्शन एंड द कार्बन एमिशन दे आर इंटरलिंक्ड। ठीक है, तो अभी ये बात हो रही है कि आने वाले टाइम में द नंबर ऑफ द बिल्डिंग्स आर गोइंग टू इंक्रीज। अर्बन एरिया बढ़ेगा, रूरल एरिया कम हो रहा है, तो बिल्डिंग्स के डिफरेंट यूज हैं वो बढ़ते जाएंगे। अर्बनाइजेशन जो होगा, आपके जो डिफरेंट टाइप ऑफ द मॉडर्न अप्लायंस है आपका ज़्यादा यूज होगा। तो इन्होंने कहा सस्टेनेबिलिटी बनाने के लिए जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो ग्रीन बिल्डिंग्स को नाम को फॉर्म करना चाहिए। एक होता है कि नेचुरल तरीके से आप सब, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि आप जैसे आपके पास जो रिसोर्स है वो इस तरीके से यूज करें कि आगने वाले जनरेशन के लिए भी रिसोर्स की कमी ना पड़े। होता है ना कि जैसे आपके खेत हैं, ठीक है, आप वहाँ एग्रीकल्चर करके खाना खा रहे हैं, आप वहाँ से बनाना एंड डिफरेंट तरीके का प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये है कि आप उस तरीके से ना खेती कीजिए कि ज़्यादा खेती करने के चक्कर में आप उसकी फर्टिलिटी गायब कर दें, कि आपका बेटा वहाँ पे जाके खेती नहीं कर सके। आर यू गेटिंग ना? सस्टेनेबिलिटी का मतलब कि आप यूज इस तरीके से करें कि आने वाली आप भी लाभ ले, हाँ आप ही लाभ ले और आने वाली जनरेशन को सही से रखें। हाँ, जैसे सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ द इक्विपमेंट्स एंड द मशीन्स, और इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अब रहने में मुश्किल हो रहा है ना। अब इतना ज़्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ जाए कि आने वाली जनरेशन जी ही ना पाए तो सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी ना। तो सस्टेनेबिलिटी हमारी इस मायने में है कि यू हैव टू मेंटेन द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द ग्लोब एंड द वर्ल्ड। क्लियर हो रही है? अब यहाँ पे है कि बिल्डिंग की सस्टेनेबिलिटी दो तरीके से हो सकती है। जैसे यहाँ पे इन्होंने डेटा दिया है कि आने वाले टाइम में पॉपुलेशन अर्बन एरिया का 6 मिलियन होगा। 6 मिलियन का मतलब 60 करोड़ के आसपास। ठीक है, अभी इट इज अराउंड 35 to 40% है। ठीक है, अभी ये 60 करोड़ हो जाएगा 2030 में, तो कहीं ना कहीं नीड बढ़ेगी। अब ऐसे केस में हमें दो तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ दिया है, ग्रीन बिल्डिंग्स एंड द हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग।
ठीक है। अब एनर्जी आपको, ये है बिल्डिंग जब बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं एनर्जी लगेगी, लेकिन एनर्जी के नीड को कम कैसे किया जा सकता है कि आप बिल्डिंग इस तरीके से बनाइए जो इफिशियंट हो। जैसे कि इस तरीके से आपकी खिड़कियां होनी चाहिए कि धूप उस पर कम आए, इस तरीके से आपके बालकनी आने चाहिए कि आप मैक्सिमम टेम्परेचर को यूज करें, होता है ना, आप जैसे नेचुरल तरीके से चीज़ों को यूज करें कि बिल्डिंग्स एक तरीके से कम एनर्जी यूज करके इजी लाइफ जिया जा सके। जैसे होता है ना कि आपकी एसी की नीड कम हो। अ, ऐसा इसलिए हो सकता है कि आप, पृथ्वी का टेम्परेचर इसलिए गर्म हो रहा है क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं। आप एक बिल्डिंग ऐसा बनाए कि खिड़की प्रॉपर तरीके से लगाइए, 3 की जगह पे 2 एसी लगाइए, तो जो नीड है कम होगा ना एनर्जी का, तो एमिशन कम होगा। हाँ, मतलब आप इस तरीके से सब कुछ प्लान कीजिए ना कि एवरीथिंग शुड बी इन ए प्रॉपर मैनर, इफिशियंट मैनर, इफिशियंसी जहां पे आपका 3 बल्ब लगाना हो, इस तरीके से आप सूरज की रोशनी से लगाइए कि वहां पे एक ही बल्ब से यूज हो जाए, दैट शुड बी देयर। और हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग का, हाई टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप सोलर एनर्जी का यूज कीजिए, सोलर एनर्जी अपने पूरे रूफ पे लगवा दीजिए, तो आपको जो कोल पावर का है जो एमिशन वो कम हो जाएगा। तो यही है कि यहाँ पे यू हैव टू फॉलो ऑल दिस थिंग कि कहाँ कैसे यूज करना है। जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा है कि they use the advanced technology and smart design strategy to continuously track their performance metrics and ideally in the real time। होता है ना कि आप प्रॉपर तरीके से एक मशीन से, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप इस तरीके से यूज कर रहे हैं कि आपको वो बता रहा है कि आपने इतना देर गीजर यूज किया, तो आपको वो ऑटो कट का सिस्टम हो जाए, तो जो आपका 20 मिनट ज्यादा चलेगा वो कम हो जाएगा ना। आपको कुछ ऐसे मोबाइल में ऐप्स हो जाए कि घर बैठे आपको पता चल जाए कि कौन सी लाइट जल रही है, कौन सी नहीं हो रही है, आप घर से ही ऑन ऑफ कर दें, आप कुछ छूट गया तो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का यूज करके इफिशियंसी बढ़ा दिया, एनर्जी नीड कम हो गया, उत्सर्जन कम हो गया ना, दैट इज द थिंग। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि यू हैव टू यूज द एडवांस टेक्नोलॉजी, और इसके लिए हम क्या कर देंगे, एनर्जी इफिशिएंट सिस्टम बनाएंगे, दैट इज द मेन थिंग। ओके, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, इन्होंने कहा है कि बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है इंप्रूव हो जाएगी जिस तरीके से हम बिल्डिंग को मैनेज करते हैं। ओके, ओवरऑल यही दिया है कि इस ओवरऑल टेक्नोलॉजी में हम इस तरीके से यूज करेंगे कि दिस ऑफर द रेजिलियंस फॉर द एडेप्टिव एंड द सेल्फ सफिशिएंट स्ट्रक्चर। एक एग्जांपल भी इन्होंने दिया है कि जैसे इन्होंने इंदिरा पर्यावरण भवन जो न्यू दिल्ली में है, वहां पे उन्होंने दिया है कि दैट यूटिलाइज द एडवांस HVAC सिस्टम फीचरिंग द यूनिट वेयर द chilled water circulate through the beams in the ceiling taking advantage of the natural convection and reducing the energy consumption। जैसे होता है ना सीलिंग में इस तरीके से वाटर फ्लो करवाते हैं कि ओवरऑल जो धूप होता है, जो हीटिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ऐसे में जो नीड फॉर द एसी फैंस एंड अदर थिंग है वो रिड्यूस हो जाएगा कि उन्होंने, तो ऐसे ऐसे आप टेक्नोलॉजी लाइए जैसे कि जो भी नीड हो। जैसे इन्होंने TCS बिल्डिंग का भी एक एग्जांपल दिया है कि इन्होंने sun's path in the local sky improve the thermal comfort and the reduce glare। जैसे होता है ना, उन्होंने बिल्डिंग इस तरीके से करा है कि प्रॉपर तरीके से उन्होंने टेस्ट किया है कि सन्स का जो मूवमेंट होता है कैसे होता है और किस कोने पे क्या पड़ता है। कि आपका बेडरूम है सामने है सन वाले, उसमें आप ना करके वो पीछे बना दीजिए जहाँ पे आप हमेशा यूज करते हो, तो जो धूप होगा वो कम होगा। अगर ओवरऑल सन्स का पाथ अगर आप फॉलो करके उसी तरीके से बिल्डिंग आप कर रहे हैं कि किसमें आपको लाइट और ज़्यादा ज़रूरत है फॉर द योर दिस हीटिंग, और पीछे आप यूज कर लीजिए, जैसे आपका वॉशरूम है कम यूज होता है तो आप उसको ऐसे जगह पे यूज करिए जहाँ पे हीटिंग की जरूरत कम हो। आर यू गेटिंग ना। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि दे फॉलो दिस कॉम्प्लीमेंटेड बाय द हाई परफॉर्मेंस ग्लास विद द लो सोलर हीट गेन कोफिशिएंट। ओके, ग्लास आप किस तरीके का यूज कर रहे हैं कि कितना एनर्जी वो अंदर आने दे रहा है, कितना वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये सब आप प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ऑफ कोर्स रहेगा, वो तो डिपेंड करता है ना रिफ्लेक्टिविटी, अगर रिफ्लेक्ट कर दें मैक्सिमम तो वो होगा। तो यही इन्होंने कहा है कि जो ग्लास है हाई परफॉर्मेंस ग्लास आने लगे हैं, तो हम इस चीज को अगर कैलकुलेट करके सब कुछ यूज करें तो ये है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा, आप जब मकान बनवा रहे होंगे तो खर्चा ज्यादा आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म जो आपका यूज होगा, आपका एक्सपेंडिचर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। काफी ये सही है। तो ओवरऑल इन्होंने यही ओवरऑल डिस्कशन है कि जो हमारा फ्यूचर, क्योंकि
20 से 30% एनर्जी कंजप्शन हाई बिल्डिंग्स हो रहा है, तो बिल्डिंग्स पे काफी ध्यान है कि बिल्डिंग्स को कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए। दैट इज ऑल अबाउट। क्लियर हो गया? ये सब कल का न्यूज़ था, हम लोगों ने छोड़ दिया था, तो इसको आज हमने कंप्लीट किया है। कल हम लोग बातचीत ज़्यादा कर लिए थे। आज का जो फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ द इलेक्शन रिजल्ट आया हरियाणा में और जम्मू एंड कश्मीर में। तो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट था। कांग्रेस ने हरियाणा में जलेबी का पहले से ऑर्डर दे दिया, लेकिन कांग्रेस हार गई तो जलेबी खरीदने के लिए पहुंचे नहीं, ऑर्डर दे दिया मिठाई वाले को, और बीजेपी लड्डू बाटी बाद में खरीद के दोबारा ऑर्डर देके। दैट वाज द कंडीशन। अब किसी को नहीं पता चल रहा है कि क्या क्या रीजन था, क्योंकि ग्राउंड में तो ऐसा लग रहा था कि हवा बहुत तेज बह रही। कौन जीता? हाँ विनीश। हाँ वो तो काफी फाइट भी मार रही थी। ठीक है, यहाँ पे ये है कि और हार जीतने का ये रीजन है कि बीजेपी ने काफी अच्छा एक तरीके से अभी तो एनालिसिस आएगा क्या होगा, क्योंकि ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट था, किसी को नहीं पता था, मोदी जी को भी नहीं पता था। वो हम पे ब्लेम ना है, तो इस बार हरियाणा वाले में वो कम कैंपेन कर रहे थे। उनको जब पहले से पता होता है यहाँ जीत रहे हैं, तो कैंपेन बहुत तेजी से करते हैं कि जीतेगा तो पूरा श्रेय मेरे पे जाएगा। तो इस बार उन्होंने कैंपेन नहीं लग रहा, उनको भी ये महसूस हो रहा था कि रिजल्ट हरियाणा का अच्छा नहीं आने वाला है। तो जहाँ पे भी जिस स्टेट में मोदी जी को लग जाता है कि रिजल्ट कुछ सही नहीं रहेगा, तो वहाँ पे उनका कैंपेनिंग कम हो जाता है। तो दैट तो अनप्रिडिक्टेबल था। अब ये हो सकता है कि बीजेपी का जो कैलकुलेशन ऑफ द कास्ट था, जैसे कांग्रेस का एक ढर रहा है कि इसी को कास्ट को डोमिनेंट बनाएंगे, इन्हीं को देंगे, जैसे हुड्डा फैमिली थी उसी के बेसिस पे थे। अब बीजेपी ने इतने अच्छे से करा कि देखिए कुछ कास्ट जैसे आपने बढ़ा दिया, जैसे यूपी का भी पॉलिटिक्स देख लीजिए, जैसे आपने यादव ओबीसी में यूज कर लिया, अखिलेश यादव, इन्होंने जाटो यूज कर लिया, मायावती, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे दो कास्ट का बहुत वो चाम में रहते हैं। फिर जो कुछ कास्ट हैं जैसे अपर कास्ट है, ब्राह्मण कास्ट को यूज कर लिया कांग्रेस बीजेपी ने, ठीक है, और राजपूत को यूज कर लिया। तो लेकिन इन दो चार कास्ट को छोड़ के आप ओवरऑल कास्ट भी ले लीजिए, फिर भी हजारों कास्ट बचते हैं। तो उनको तो लगता है ना कि केवल इन्हीं को प्रमोट किया जाता है। तो जब भी आप दूसरे कास्ट को, बीजेपी का क्या है, मोदी जी का या अमित शाह का, यही तो पॉलिटिक्स चल रहा है कि आप जिसको पहले से हैं उनके खिलाफ आप नॉन जाट वाला वोट इकट्ठा करवा लीजिए। हरियाणा में यही था ना, ये जो ये सैनी है, दिस इज द कौन सिंह सैनी है, नायाब सिंह सैनी, इनको दिया। सैनी का कोई ओबीसी का कास्ट आता है, लेकिन कोई इतना नहीं था इनका। तो एक जो नॉन जाटो एक मेंटेलिटी बनी रहती है ना कि अरे यही जाट ही हमेशा कैप्चर किए हैं पावर। तो अंदर अंदर लोगों में रहता है कि जो बहुत दिन पावर में रह लेता है तो उसको एक बार बाहर ले जाने का होता है। जैसे मायावती का यहाँ पे है कि जाटो, अब एससीज में तो बहुत कम्युनिटी है ना, वाल्मीकि है, अदर कम्युनिटी है, लेकिन अब जाटो का डोमिनेंस ना हो जाए तो वहां पे हो जाता है कि और जो एससी कम्युनिटी की वो वोट होता है। तो वही जैसे अभी अखिलेश दास का ये है कि यादव कम्युनिटी है, तो जो बीजेपी प्ले कर रहा था कि और जो नॉन ये ओबीसी कास्ट है, जैसे कि कुशवाहा हो गए और भी डिफरेंट कास्ट, मल्लाह हो गए, इनका भी तो लिया था। तो ऐसे में ये पॉलिटिक्स बीजेपी की बहुत मतलब काम कर जाती है। जैसे सेम पॉलिटिक्स इन्होंने ये भी करा कि एक तरीके से इन्होंने कहा कि भाई हुड्डा का गवर्नमेंट आ जाएगा, कांग्रेस टोटली हुड्डा के सपोर्ट में थी। अब ये लोगों के मन में रहता है ना, अरे ये सब थे पहले, लगातार हुड्डा की फैमिली थी, उसी फैमिली को उनके कारण मुझे लग रहा है कि 7-8 सीट चला गया। मतलब कि हुड्डा के बेसिस पे जो कांग्रेस से लड़ रही थी, वरना एक तरीके से तो असंतोष था हरियाणा में कि बीजेपी के खिलाफ। बट द थिंग इज दैट कि पीपल अभी वैसे भी फेड अप है, अब कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। अब खुद हम लोग बदलेंगे तो भारत बदलेगा, हम लोग रिवोल्यूशन लाएंगे। हम लोग इसीलिए तो पेट्रियोटिक आईएएस नाम रखे हैं कि पेट्रियोटिक, असली पेट्रियोट तो वही होता है ना कि जो अपने देश के लिए, अपने जमीन के लिए। नेशनलिस्ट एंड नेशनलिज्म एंड पेट्रोटिज्म में बड़ा डिफरेंस होता है। मैंने पेट्रोटिज्म बहुत सोच समझ के रखा, क्योंकि मैं लास्ट ईयर जब डैफ सेशन ले रहा था विजन में जब था, तो मैं बहुत से जो क्वालिफाइड थे उनसे यही पूछता था, खासकर जो सोशियोलॉजी जिनका होता था और ऑलरेडी वो सेलेक्टेड थे आईआरएस और आईआरएस में, वो सर्विस में थे। तो मैं उनसे यही पूछता था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनलिज्म एंड पेट्रोटिज्म।
कोई नहीं बता पाता था, उनको लगता था नेशनलिज्म ही पेट्रोटिज्म है। लेकिन नेशनलिज्म और पेट्रोटिज्म में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। नेशनलिज्म जो होता है वो एक नेशंस के लिए होता है, किसी खास वर्ग के लिए, कम्युनिटी के लिए होता है। लेकिन पेट्रोटिज्म होता है कि जहाँ पे आप रह रहे हैं ना, सिर्फ उससे मतलब है। आपको ये नहीं है कि जैसे आप सुरक्षा करते हैं पेट्रोटिज्म में, कोई बाहरी आकर अटैक करे तब आप लड़ेंगे, जान दे देंगे। लेकिन नेशनलिज्म में होता है कि आपका तो है ही है, लेकिन आप छाती पीट के नहीं होता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, तो आप एक्सपेंशन करने लगते हैं एक नेशनलिज्म के नाम पे, एक नेशन के नाम पे होता है एक्सपेंशनिस्ट बिहेवियर आ जाता है। जैसे है जितने भी युद्ध हुए हैं सब नेशनलिज्म के नाम पे हुए, पेट्रोटिज्म के नाम पे सिर्फ बचाव होता है। जैसे कोई अटैक किया तो पेट्रोटिज्म के नाम पे आप बचाने के लिए जान दे देंगे, लेकिन पेट्रोटिज्म कभी ये नहीं कहेगा कि यू हैव टू एक्सपेंड इनटू द अदर एरिया। होता है ना कि चाइना एक्सपैंड करेगा तो ये नेशनलिज्म के नाम पे करेगा, पेट्रोटिज्म के नाम पे नहीं करेगा। आर यू गेटिंग ना? पेट्रोटिज्म हमेशा पॉजिटिव कनोटेशन है, मतलब कि यू डू ऑलवेज पॉजिटिव थिंग विदाउट टेकिंग द एनी ऑफ द क्रेडिट। नेशनलिज्म में होता है कि आप एक तरीके से सीना तान के खड़े होने लगते हैं कि ये है वो है। होता है ना कि नेशनल, आप वर्ल्ड वॉर 2 क्यों हुआ? हिटलर यही कह रहा था कि जर्मन का भौकाल होगा, चारों तरफ हम कैप्चर कर लेंगे, सारे जर्मन्स को जमीन 10 गुना मिलेगा। दैट वाज द केस। तो यही है पेट्रोटिज्म एंड नेशनलिज्म। वी नीड टू ब्रिंग द पेट्रोटिज्म इंस्टेड ऑफ नेशनलिज्म इन द सोसाइटी। जैसे होता है ना कि आप जितने भी इलेक्शन होते हैं, आप पाकिस्तान पे क्यों हमला कर रहे हैं? नेशनलिज्म के नाम पे। नेशनलिज्म है तभी तो कि आप अपना भारत का नेशन बढ़ा रहे हैं। पेट्रोटिज्म बहुत कंफ्यूजिंग चीज है। पेट्रोटिज्म ये है कि आप सुरक्षा करेंगे, लेकिन एक खास एरिया है उसी के प्रति आपकी वफादारी होगी होगी ना, तो दैट उसके लिए लव होगा, पॉजिटिव लव होगा कि उसके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव करेंगे। पेट्रोटिज्म ये होता है कि जो अगर स्वीपर है वो अच्छे से स्वीप कर रहा है अपने गांव के लिए, वो सोच रहा है कि मेरा गांव एकदम साफ सुथरा दिखना चाहिए, दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द पेट्रोटिज्म। वही हुआ ना। लेकिन नेशनलिज्म की जब आप बात करेंगे तो आप क्रिकेट में चिल्ला रहे होंगे कि हाँ इंडिया जीतेगा, सिर्फ इंडिया ही जीत सकता है। दैट इज द थिंग। तो दिस इज द डिफरेंस। यहाँ पे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है टू द मिथुन चक्रवर्ती। ठीक है, इनका वो पिक्चर देखा मृगया? ओके, मृगया में काफी अच्छा इनका परफॉर्मेंस है। और विवेकानंद एक पिक्चर था उसमें इन्होंने रामकृष्ण परमहंस का करा था। दैट दीज आर द एटलीस्ट ट्रेलर देखना चाहिए। ट्रेलर देख के तो बहुत कुछ क्लियरिटी हो जाती है, कुछ कुछ जो टॉप के अच्छे अच्छे सीन्स होते हैं वो याद होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो कल का सबसे बड़ा न्यूज है कि फिजिक्स का नोबेल मिला है। एंड फिजिक्स का जो नोबेल मिला है दैट इज फॉर द मशीन लर्निंग। व्हाट इज द मशीन लर्निंग? जैसे हम लोग लर्न करते हैं, आजकल मशीन भी लर्न कर रहे हैं। मशीन लर्न करेगा, आप नहीं लर्न करेंगे मशीन के बारे में, मशीन आपके बारे में लर्न करेगा। एआई, एकदम एआई मशीन लर्निंग के ही बेसिस पे है। हाँ, तो अब वो लर्न करेंगे और हमको बताएंगे, तो हो गया। तो मशीन लर्निंग की जो टेक्नोलॉजी थी इन ही लोगों ने थ्योरेटिकल फॉर्म में देना स्टार्ट किया, और जो भी आजकल एआई का आ रहा है कि हम पूछ रहे हैं और वो बता रहा है। अब स्टार्टिंग दौर में ये था कि मशीन सिर्फ पढ़ के बता सकता है, लेकिन फील नहीं करेगा ना। फील तो हम करते हैं ना कि चीजें कैसे हैं कैसे नहीं है। वो है कि ब्रेकअप हुआ या कोई भी ये सब चीजें होती, इमोशनल होता है कि किसी का पैर टूट गया तो इमोशन आता है ना। तो ये इमोशन जो हम फील करते हैं दैट इज डिफरेंट लेवल है। जैसे अच्छा, उसमें इमो तो यही तो इन लोगों ने जो दिया है ना, न्यूरल नेटवर्क लगा रहे हैं जिससे कि इमोशंस भी आने लगेगा। अब जो स्टार्टिंग में मशीन लर्निंग था वो केवल डेटा डिजिटल था। अभी जो न्यूरल नेटवर्क है ना, तो इससे ये क्या करेगा, इमोशंस भी जानना स्टार्ट करेगा कि जिस तरीके से हम फील करते हैं तो वो भी फील हो जाएगा, मशीन भी। वो आपको दुखी वाला चीज बोलेगा जब भी होगा। दैट इज द, तो कहीं ना कहीं इसी के लिए इनको जो न्यूरल नेटवर्क का इन्होंने यूज किया है आर्टिफिशियल लर्निंग में, दैट इज द मेन बेसिस फॉर द गिविंग द नोबेल प्राइज। यस, वो जो ह्यूमंस टाइप का है ना थोड़ा। प्रोफेसर जॉन हॉपफील्ड, एंड दूसरे जो है जोफ्रे हिंटन।
जॉफ्रे हिंटन, GEOFFREY, हिंटन। नोबेल प्राइज फिजिक्स में। कल मेडिसिन वाला पढ़ा था, माइक्रो आरएनए। कौन कौन था? जॉन एम्ब्रोस एंड दूसरे का रुनुक ऐसे था, समथिंग लाइक दैट। एक बार आप लोग रिवाइज। यस, गैरी, या गैरी रुनकुन ऐसे कुछ नाम था। KUN। ओके, न्यूरल सर्किट मॉडलिंग है। बोल्ट्जमान बोल्ट्जमान मशीन टू परफॉर्म द कॉग्निटिव टास्क। कॉग्निटिव टास्क का मतलब होता है जो बुद्धि से रिलेटेड टास्क होता है, जो एक मैकेनिकल टास्क होता है। एंड कॉग्निटिव टास्क का मतलब जो हम या सोच समझ के जो हम डिसीजन लेते हैं। क्लियर हो रहा है? दूसरा जो इंपॉर्टेंट न्यूज है ये कर लिया, ये पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएएस में भी पूछेगा। आईएएस में इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पूछेगा कि न्यूरल नेटवर्क से ही सब पूछेगा, और पीसीएस में नाम पूछेगा कि फिजिक्स का नोबेल किसको किसको मिला, उसमें दो दो का पेयर बना के दे देगा। ओके, जो दूसरा न्यूज है ये है कि PSLV C-37 रॉकेट बॉडी री इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, इसरो बोल रहा है। यहाँ पे PSLV क्या है? व्हाट इज द PSLV? PSLV, जब हम लोग कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो जो लॉन्च पैड है उसका नाम है PSLV। जो हम लोग लॉन्च पैड देखते हैं ना, दैट इज द PSLV। अब जितना भी रॉकेट हम लोग भेजते हैं, सैटेलाइट तो पार्ट होता है ना, उसके 3-4 पार्ट होते हैं, एक एक पार्ट से निकलता जाता है सैटेलाइट, और लास्ट में सैटेलाइट बचता है और वो रिवॉल्व करता है, यही होता है। अब जितने भी बाहर के पार्ट होते हैं वो स्पेस में रह जाते हैं, फिर स्पेस से कभी ना कभी गिरेंगे। अगर अर्थ के दायरे में है, अगर अर्थ के बाहर का दायरा है तो वो जाके बाहर गिरेंगे, कहीं ना कहीं स्पेस में ही तो रहेगा। जैसे आप कुछ बिस्किट खाते हैं तो खा के फेंकते हैं ना। सैटेलाइट के ऊपर रॉकेट है, रॉकेट तो वापस आता नहीं है क्योंकि वो तो स्पेस में ही रह जाएगा। तो अब ये है कि ये जो कुछ रॉकेट के पार्ट जो होते हैं अर्थ के करीब होते हैं, और वो हो सकता है 4 साल 5 साल बाद आके गिरते हैं वापस। ऊपर तो नहीं गिरता है क्योंकि वो ट्रेस करता रहता है, तो ट्रेस का जैसे इसको ट्रेस कर रहे हैं ऊपर भी गिर सकते हैं। तो हम्म लॉन्च पैड ही तो अरे ये पिक्चर में आप लोग देखते होंगे ना, ऐसे बना रहता है ये वाला यही तो है लॉन्च पैड, यही तो रॉकेट है। ये नीचे ऐसे होता है, यहीं से आप लोग देखते होंगे उड़ता है ये। इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब ये है कि ये अर्थ के ही ऑर्बिट में था, मैक्सिमम जो सैटेलाइट होता है वो अर्थ के ही ऑर्बिट में होता है, ठीक है। अब ये PSLV C-37 काफी फेमस हुआ था क्योंकि सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स होते हैं। पहले होता था कि जब हम स्टार्ट किए थे तो एक, समझिए एक बाइक है, साइकिल है, एक ही लोग बैठेंगे। लेकिन धीरे धीरे लॉन्च पैड की टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो धीरे धीरे हमने बाइक बनाया, 2 लोग बैठना स्टार्ट किए। फिर हमने टेम्पू बनाया, ऑटो रिक्शे बनाए, 3-4 लोग बैठे। फिर हमने कार बनाया, 5-6 लोग। फिर बस बनाया, होता है ना। तो लॉन्च पैड में भी ये सबसे ज्यादा सैटेलाइट लेके गया था, और नियर अबाउट 103 सैटेलाइट थे इस पे। पेलोड इसको कहते हैं, जो जो लॉन्च पैड के साथ होता है, दैट इज नोन एज द पेलोड, जो सैटेलाइट होता है। तो PSLV C-37 था इसमें सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा जो हमने बस बनाया लॉन्च पैड का, जिसमें ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट बैठ सके, दैट वाज द PSLV C-37। इसीलिए ये बहुत न्यूज में था, ये याद भी होना चाहिए। अभी तक का सबसे ज्यादा इसी से हमने भेजा है पेलोड्स। ओके, इसीलिए ये बड़ा भी था, इसीलिए ये इसके गिरने से इम्पैक्ट पड़ेगा।
इसीलिए इसको ट्रेस कर रहा था। छोटे छोटे होते हैं उनको ट्रेस नहीं करते, वो रास्ते में जल भी जाते हैं, आते आते बहुत कम बचते हैं, लेकिन ये बड़ा है तो इसीलिए बचने का चांस है। आजकल में ये एंट्री मारने वाला है, इसी को ट्रेस कर रहे थे। मैंने गलत बताया, 104 सैटेलाइट था ना, 104 था। एक जो बड़ा वाला सैटेलाइट था कार्टोसैट था, और उसको छोड़ के 103 छोटे छोटे थे, टोटल 104 था। ठीक है, जो सबसे बड़ा सैटेलाइट था दैट वाज द कार्टोसैट, और उसके बाद जो थे 103 वो छोटे छोटे थे। अब देयर इज द डेब्रीज मिटिगेशन गाइडलाइन, इंटरनेशनल डेब्रीज मिटिगेशन गाइडलाइन, और वहां पे एटमॉस्फेरिक री एंट्री को लीगल बताया गया है। ठीक है, लीगल का मतलब होता है कि री एंट्री करेगा ही अगर वहां पे डेब्रीज। क्या होता है, व्हाट इज द डेब्रीज? डेब्रीज का मतलब होता है कोई चीज हो वहां पे बचे कुछ चीज को, जो टूटा फूटा होता है उसको हम डेब्रीज कहते हैं। होता है ना, कोई पुराना घर है खंडहर टाइप का है तो वहां पे डेब्रीज ही तो बचा रहेगा, दैट इज नोन एज द डेब्रीज। और डेब्रीज जो स्पेस में डेब्रीज होते हैं यही सब होगा, जो लॉन्च पैड होगा। सैटेलाइट की भी तो एक लाइफ होती है, उसके बाद वो काम करना बंद हो जाता है, तो वो भी एक तरीके से डेब्रीज ही होता है। जो भी चीज है अगर उसका यूज नहीं हो, खंडहर में के जैसे हो जाए, तो दैट विल बी नोन एज द डेब्रीज। तो ऑलरेडी यहाँ पे है कि इंटर एजेंसी स्पेस डेब्री कोऑर्डिनेशन कमिटी दैट रिकमेंड लिमिट पोस्ट मिशन ऑर्बिटल लाइफ ए डिफंक्ट ऑब्जेक्ट इज द लोअर अर्थ का जो है वो 25 ईयर्स है। 25 ईयर्स यहाँ पे ये है कि जो डेब्रीज हैं वो 25 ईयर तक लाइफ में वहां रह सकते हैं, दैट इज द स्टिपुलेटेड टाइम जोन। क्लियर हो गया? PSLV 37 ये याद रखना है, उसकी रे एंट्री हो रही है, उससे बहुत ज्यादा हमने लॉन्च किया था, 104 लॉन्च किया था, एंड कार्टोसैट 2D था, यही मेन सैटेलाइट वो था सैटेलाइट। ये न्यूज में फिर से है तो पीसेस में पूछ सकता है ये कार्टोसैट का क्या यूज है, ये भी आप एक बार हम लोग पढ़ेंगे। मेन है इसका रिसोर्स मॉनिटरिंग का ये सैटेलाइट था, कि होता है ना कि कहाँ पे कौन सा रिसोर्स है, जैसे कहाँ पे हमारे लेक्स हैं, जैसे हिमालय में यहाँ बैठ के कैसे देखेंगे, वो तो कोई ना कोई सैटेलाइट से ही देखेंगे कि कहाँ पे लेक का परफॉर्मेंस कैसे जा रहा है, दैट इज यूज बाय द कार्टोसैट। कार्टोग्राफी का नाम सुना होगा ना, कार्टोग्राफी मैप जो बनाते हैं, मैप का जो मैपिंग होती है दैट इज डन बाय द कार्टोग्राफी। कैलीग्राफी, कार्टोग्राफी, ये सब। कैलीग्राफी सुंदर वाला लिखने वाला, तो वो होता है। कार्टोग्राफी में आप मैप बनाते हैं, दैट इज द कार्टोग्राफी। पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ पिक्चर बना के आप लिखते हैं। जैसे पिक्टोग्राफी का जो यूज आता है ना, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लिखावट है ना वो पिक्टोग्राफिक है, पिक्चर बना के। हाँ, मतलब आप मैप बना बना के आप चीजों को अपना एक्सप्रेशन करते हैं। जो एक और न्यूज है जो साइंस से रिलेटेड है, हाउ द एंट फ्री फॉल विदाउट द इंसिडेंट। होता है ना, आप देखते हैं चींटी चढ़ती है और गिरती है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि बेहोश हो जाती है मर जाती है। जैसे हम लोग पहाड़ पर से अगर छत पर से भी गिरे तो हालत खराब हो जाएगी, उठते नहीं है। चींटी देखिए गिरेगी फिर चलेगी। अब हमको ये नहीं पता कि उसको चोट लगता है कि नहीं, लेकिन चलने लगते हैं तो लगता है नहीं लगा होगा, तभी तो फट दे चलने लगते हैं। हम लोग गिरेंगे तो वहां पे कराएंगे, बैठेंगे, दो चार लोग आएंगे उठाएंगे तब जाएंगे। पर चींटी को नहीं देखा होगा आपने कि गिरा, क्या रीजन होता है? उसको भी तो चोट लगना चाहिए ना, जैसे हम गिरते हैं। हम्म? हड्डी हो या ना हो, अगर आप किसी सांप को भी गिराएं तो उसको चोट लगता है ऊपर से, उसको भी तो हड्डी नहीं होती है। वेरी गुड, वही रीजन है। जैसे आप क्यों गिरते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का एक अमाउंट है, और साथ साथ हमारा इन्वायरमेंट में हवा है, हवा है ना ऐसे। जैसे आप गिरे और आपको बीच में
वो बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें उड़ रही हो तो आप रुक जाएंगे ना, धीरे धीरे गिरेंगे उसके बेसिस पे। फ्री फॉल होता है, चींटी के लिए हवा ही वो रुकने टाइप का होता है। हवा इतना होता है कि उसका जो गिरने का ग्रेविटी फोर्स लगती है और जो हवा होता है वो दोनों बैलेंस कर लेता है, तो इसीलिए वो एकदम सॉफ्ट फॉल करती है। उस गिरती ही नहीं है, वो उतरती है हवा में। आर यू गेटिंग ना? और वही तो मैं कह रहा हूँ, वेट उनका कम होता है और स्पेस जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा होता है। हम्म वेट होता है। तो चींटी का वेट कम होता है और सरफेस एरिया थोड़ा सा ज्यादा होता है, बैलेंस कर लेता है। आप देखिएगा हवा बहेगा तो उड़ भी जाती है, उधर से गिरी, हवा बह रहा है तो उधर जाके गिरी, तो उतना होता है। दैट इज द मेन थिंग, अभी तक साइंस यही कहता है। और जो नीचे से हवा बहता है उसको हम कहते हैं अपवर्ड थ्रस्ट और द रेजिस्टेंस। यही होता है कि इनकी जो बॉडी होती है सॉफ्ट फॉलिंग होती है। ओके, दिस टू फोर्स कॉम्पीट विद ईच अदर। कॉम्पीट का मतलब ये इधर लगाता है, ये इधर लगाएगा, हवा तो ऊपर है ना, और जो ग्रेविटेशनल है ऐसे है और ये ऐसे है, तो एक दूसरे को बैलेंस करके कैंसिल आउट कर देते हैं। अभी तक तो जो साइंस है वो तो हमें पता है कि उसको चोट नहीं लगता है, दैट डजंट गेट द हर्ट। लेकिन रियलिटी में उसको लगता है कि नहीं लगता है, वो तो चींटी ने बताई नहीं है। और चींटियों से हाँ, ग्रेविटी फोर्स के कारण गिरती है और जो रेजिस्टेंस आता है वो अपवर्ड थ्रस्ट ऑफ द एयर। तो आप लिखिएगा कि दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज बैलेंस बाय द अपवर्ड थ्रस्ट। ये दोनों लिखना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स तो चोट लगाएगा, जो अपवर्ड थ्रस्ट है वो बचाएगा। So this is all about, here we will conclude our session. So we will be meeting in the next session। 3 दिन की छुट्टी आप लोगों की।